सीटेड सोशल साइंस पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। मौसमी पवनों वर्ष भर लगातार निश्चित दिशाओं में चलती रहती है। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही का चयन कीजिए। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। ये सही है। मानसून एक प्रकार की मौसमी पवनें हैं जो भूमि और जल को अलग अलग ताप के कारण उत्पन्न होती है। वे एक विशेष मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा लाते हैं। मौसमी पवनें पूरे वर्ष का एक विशेष दिशा में लगातार नहीं चलती। वे केवल एक विशिष्ट मौसम के दौरान ही होते हैं और उनकी दिशा और तीव्रता भिन्न भिन्न हो सकती है। भूमि और समुद्री समीर स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं जो भूमि और जल के बीच तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यह स्थायी पवनें नहीं हैं और इनकी दिशा दिन भर में बदल सकती है। अस्थायी पवनों को प्रचलित पवनें के रूप में भी जाना जाता है और यह एक विशेष दिशा में लगातार चलती रहती है। वे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंरचना पैटर्न के कारण होते हैं और मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते हैं। मानसून दक्षिण एशिया में जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है और यह क्षेत्र के लिए लगभग एक चुनौतियां देने लगता है। मौसमी पवनों जो व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों वैश्विक मौसम पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और नेविगेशन और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्र में भूमि और समुद्री पवनें सामान्य हैं और स्थानीय मौसम के पैटर्न और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव डाल सकती है। व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें जैसे प्रचलित पवनें विश्व जलवायु पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण हैं और विश्व भर में गर्मी व नमी के वितरण में भूमिका निभाती हैं। संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकलनी नमी संघनित हो जाती है। ये भी सही है।
سے کیول کتن صحیح ہے، دو غلط ہے، کیونکہ ان میں کیول کتن بھی سی شامل ہے تथा ایک کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وکلپ 3 غلط ہے، کیونکہ اس میں کیول اے اور سی شامل ہے تथा کتن بی کو چھوڑ دیا ہے۔ صحیح اتر وکلپ 4 ہے، کیونکہ اس میں صحیح 3 کتن شامل ہیں، جو سنکشیپ کے سندربھ میں ستیہ ہے۔ سنگھنن وہ پرکریا ہے جس کے دوارا جل وایو ترل جل میں پریورتت ہو جاتا ہے۔ کتن اے ستیہ ہے، کیونکہ جب تاپمان اوس بندو سے نیچے چلا جاتا ہے تو جل وایو سنگھنت ہوکر جل کی بوندیں بدل جاتی ہے۔ کتن بی ستیہ ہے، کیونکہ ورشا تب ہوتی ہے جب جل کی بوندیں پون میں نمت رہنے کے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ کتن بی سی ستیہ ہے، کیونکہ آکاش میں اڑنے والے جیٹ ومان پد چنھ بنا سکتے ہیں، جو ومان کے انجنوں میں سے نمی کے سنگھنن سے بنتے ہیں۔ پد چنھ کئی گھنٹوں تک بنے رہ سکتے ہیں اور سورج کے پرکاش کو واپس انترکش میں پراورتت کر کے پرتھوی کی جلوایو کو پربھاوت کر سکتے ہیں۔ تبتی اینٹیلوپ ایک کا شکار اس کے اون شہتوت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے، یہ اتیادک گرم ہوتا ہے، یہ جانور بہت ادھک جن سنکھیا میں پائے جاتے ہیں۔ تبتی اینٹیلوپ کے شکار اس کے اون شہتوت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے، یہ اتیادک گرم ہوتا ہے۔ وکلپ اے اور بی صحیح ہے، کیونکہ شہتوت اون اپنے ہلکے وزن کے اور اتیادک گرم کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے اپلبدھ سب سے گرم پراکرتک ریسوں میں ایک مانا جاتا ہے۔ وکلپ بی دو غلط ہے، کیونکہ شکار اور نواس استھان کو نقصان کے کارن تبتی مرغ بڑی سنکھیا میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ وکلپ سی غلط ہے، کیونکہ جانور بڑی سنکھیا میں نہیں پائے جاتے ہیں اور اسی کارن اسے اون کا شکار نہیں کیا جاتا ہے۔ شہتوت اون تبتی مرغ کے انڈکوٹ سے پراپت کیا جاتا ہے، جسے چیرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اون اتنی مہین ہوتی ہے کہ ایک شال بنانے میں 3 سے 5 جانوروں کا اون لگتا ہے۔ جانوروں کی گھٹتی آبادی کے کارن کئی دیشوں میں اون کے لیے تبتی مرغ کا شکار اویدھ ہے۔ شہتوت اون کی مانگ کے کارن انیہ دیشوں سے بنی نقلی شہتوت اون کا نرمان ہوا، جس سے اصلی اون کی مانگ کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ نیچے دیے گئے کتن اے اور بی پر وچار کیجیے۔ نویکرنیہ سنسادھن اسیمت ہوتے ہیں اور ان پر مانوی کریاؤں کا پربھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ انویکرنیہ سنسادھن کی تلنا میں نویکرنیہ سنسادھن جلدی پناپورت ہو جاتے ہیں۔ نیچے دیے گئے کتن اے اور بی بالکل صحیح ہے۔ انویکرنیہ سنسادھن کی تلنا میں نویکرنیہ سنسادھن پناپورت ہو جاتے ہیں۔ اے غلط ہے، بی صحیح ہے۔ نویکرنیہ سنسادھن اسیمت نہیں ہیں اور یہ اتیادک اپیوگ
उपयोग एवं प्रदूषण जैसे मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों की भरपाई गैर नवीकरणीय संसाधनों की तुलना में तेजी से होती है, लेकिन उनकी अभी भी सीमाएं हैं और अगर ठीक से प्रबंधन न किया जाए तो वह समाप्त हो सकते हैं। विकल्प ए गलत है क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। सत्य नहीं है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ए सत्य है, बी सत्य है, गलत सत्य है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि कथन ए गलत लेकिन बी सत्य है और ए गलत है, बी सत्य है। सत्य है। नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन हैं जो समय के साथ अपनी भरपाई कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। विकल्प नवीकरणीय संसाधन के बारे में एक सामान्य गलतफहमी है, लेकिन वास्तव में उनकी सीमाएं और यदि ठीक से प्रबंधन न किया जाए तो खत्म हो सकते हैं। विकल्प 2 आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय संसाधनों की अभी भी सीमाएं हैं और ये मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं। विकल्प 3 सही है क्योंकि नवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति शीघ्रता से की जा सकती है, लेकिन वे असीमित नहीं है। शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा? अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं, विस्तृत खनन, उपकी खनन, आखनन, सही विकल्प का चयन कीजिए। शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्या होगा? अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं, जाते हैं आखनन, विस्तृत खनन, कूपीय खनन, सी ए बी। चट्टानों को खनिज निकालने की प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार है। आखनन या किसी खुले गड्ढे या सतह से चट्टानों या खनिज निकालने की प्रक्रिया है। यह खनन की सबसे आसान और सरल विधि है और इसका उपयोग पत्थर, बजरी, रेत और मृदा जैसे निर्माण सामग्री निकालने के लिए किया जाता है। विस्तृत खनन इस विधि का उपयोग सतह के करीब स्थित खनिजों के खनन के लिए किया जाता है। इसमें खनिज भंडार को उजागर करने के लिए अतिभार खनिज भंडार के ऊपर की मृदा और चट्टान को हटाना शामिल है। फिर भारी मशीनरी का उपयोग करके खनिज निकाला जाता है। कूपी खनन इस विधि का उपयोग सतह के नीचे गहरे खनिजों को खनन के लिए किया जाता है। इसमें खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए ऊर्ध्वाधर को या झुके हुए शाफ्ट को जमीन में गाड़ना शामिल है। फिर भूमिगत खनन विधियों का उपयोग करके खनिज निकाला जाता है। विवृत खनन इस विधि को विवृत खनन या पट्टी खनन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग सामान्य कोयला और लौह अयस्क के खनन के लिए किया जाता है। कूपी खनन इस विधि को भूमिगत खनन के नाम
سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سے اپیوگ سامان سونا، چاندی، تانبا اور جستہ جیسے خنیجوں کو کھنن کے لیے کیا جاتا ہے۔ آخراً اس کا اپیوگ چونا پتھر، سنگ مرمر اور گرینائٹ جیسے خنیجوں کے کھنن کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ نوٹ یہ دھیان رکھنا مہم ہے کہ چٹانوں سے خنیج نکالنے کی پرکریا کو خنیج جمع کے پرکار اور چھیتر کی بھو-ویگیانک استھتیوں کے آدھار پر بھِन्न ہو سکتا ہے۔ استھانانترت کرشی کے سندربھ میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے۔ بھاری برسا والے چھیتر یا تیو پنجر والے چھیتر میں پرچلت ہوتی ہے۔ اسے کرتن ایوم دہن کرشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ استھانانترت کرشی کے سندربھ میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے۔ بھاری برسا والے چھیتر یا تیو پنجرن والے چھیتروں کی پرچلت ہوتی ہے۔ اسے کرتن اور دہن کرشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ استھانانترت کھیتی کرشی کا ایک روپ ہے جہاں کسان بھومی کے ایک ٹکڑے کو صاف کرتے ہیں، ونسپتیوں کو جلاتے ہیں اور راکھ میں فصلیں اگاتے ہیں۔ اس ودھی کا اپیوگ سامانیہ بھاری برسا اور تیارت جنن والے چھیتروں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ مردا ختم ہونے سے پہلے کچھ برسوں تک بھومی کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے۔ استھانانترت کھیتی کو کرتن ایوم دہن کرشی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ونسپتی کو جلانا اس پرکریا کا ایک مہتوپورن حصہ ہے۔ وکلپ 1 غلط ہے، کیونکہ اس میں یہ اللیکھ نہیں ہے کہ اسے کرتن ایوم دہن کرشی بھی کہا جاتا ہے۔ وکلپ 2 غلط ہے، کیونکہ تیارت جنن ایک پرمکھ کارک ہے، لیکن یہ ایک ماتر نہیں ہے۔ ودھی کو سرل ہونے کے لیے بھاری برسا والے چھیتر بھی آوشک ہیں۔ وکلپ 3 غلط ہے، کیونکہ استھانانترت کھیتی کو کرتن ایوم دہن کرشی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ودھی کا ایک ماتر نام نہیں ہے۔ اگر آپ کچا میں پواری اور ویلڈ پر پریچرچا کر رہے ہیں تو آپ وشو مانچتر پر کس چھیتر کو انکت کریں گے؟ سنیکت راج امریکا اور دکشن امریکا، دکشن افریقہ اور کاناڈا، اوزون بیسن، دکشن افریقہ، کاناڈا اور دکشن افریقہ۔ اگر آپ کچا میں پواری اور ویلڈ پر پریچرچا کر رہے ہیں تو آپ وشو مانچتر پر کس چھیتر کو انکت کریں گے؟ کرمشः کاناڈا اور دکشن افریقہ۔ کاناڈا اور دکشن افریقہ۔ کرمشः پیریار کاناڈا میں استھت ہے اور ویلڈ دکشن افریقہ میں استھت ہے، اتھا صحیح وکلپ ہے۔ پیریار اتری امریکہ میں گھاس کے میدان ہیں، وشیش روپ سے کاناڈا اور سنیکت راج امریکہ میں۔ ویلڈ دکشن افریقہ میں گھاس کے میدان ہیں۔ روڑیبدھتا کے بارے میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے۔ روڑیبدھتا ہمیں پرتیک ویکتی کو اس کی اپنی وشیش گنوتا یا کوشل کے ساتھ ایک ادویت ویکتی کے روپ میں دیکھنے سے روکتی ہے۔ روڑیبدھ دھارنائیں بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک ہی پرکار کے ڈھانچے میں جوڑ دیتی ہیں۔ روڑیبدھ دھارناؤں کا ہم سبھوں پر پربھاؤ پڑتا ہے، کیونکہ ان کے چلتے ہمیں ان کاموں کو کرنے کا
موقع ملتا ہے جس سے ہم اچھے ہیں۔ روڑی و دھارناؤں کے بارے میں نمنلکھت قدموں پر وچار کیجیے۔ روڑیوادتا ہم پرتیک ویکتی کو اس کی اپنی وشیش گنوتا کو کوشل کے ساتھ ایک ادویتی ویکتی کے روپ میں دیکھنے سے روکتی ہے۔ روڑیبدھ دھارنائیں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ایک ہی پرکار کی کھینچی میں جوڑ جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے کیونکہ یہ کیول ویکتیوں پر روڑیوادتا کے پربھاؤ کو بتاتا ہے، نہ کہ روڑیوادتا کی واستوک پریبھاشا کو۔ وکلپ دو صحیح ہے کیونکہ دونوں کتھنوں اے اور بی روڑیوادتا کی پرکرتی کا سٹیک ورنن کرتے ہیں، جو کہ کچھ وشیشتاؤں کے آدھار پر ویکتیوں کو ایک سموہ میں ورگیکرت کرنا ہے۔ وکلپ تین غلط ہے کیونکہ قدسی سمگرہ روپ سے ویکتیوں اور سماج پر روڑیوادتا کے نکاراتمک پربھاؤ کا سٹیک ورنن نہیں کرتا ہے۔ وکلپ غلط ہے کیونکہ ایسی ابھی بھی غلط ہے اور وادتا کے نکاراتمک پربھاؤ کو ویاپک سمجھ پردان نہیں کرتا۔ روڑیوادتا لوگوں کو ایک سموہ کے بارے میں کالپنک دھارنا یا مانیتا ہے جو اکثر سیمت یا غلط جانکاری پر آدھارت ہوتی ہے۔ یہ مانیتا بھید بھاؤ پروپگنڈ اور ان ویکتیوں کی سمجھ کی کمی کو جنم دے سکتی ہے جو ان شرینیوں میں فٹ نہیں ہوتے۔ وودھتا اور سماویشتا کو بڑھاوا دینے کے لیے روڑیوادتا کو چنوتی دینا اور توڑنا مہتوپورن ہے۔ نیچے دیے گئے چھیتروں کی پہچان کریں جن پر اتیت میں عرب اور چینی ویاپاریوں کے الیکھنیہ سنسکرتک پربھاؤ سے اور تمل ناڈو، کیرل، لداخ، آسام اور ہریانہ، گجرات اور تلنگانہ۔ نیچے دیے گئے چھیتروں کی پہچان کریں جن پر اتیت میں عرب اور چینی ویاپاریوں کے الیکھنیہ سنسکرتک پربھاؤ رہا ہے۔ کیرل اور لداخ۔ وکلپ ایک، پنجاب اور تمل ناڈو عرب یا چینی ویاپاریوں کے لیے پرمکھ ویاپارک کیندر نہیں تھے، حالانکہ یہ کچھ سنسکرتک آدھار پر رہا ہوگا۔ وکلپ ہے، کیرل اور لداخ دونوں عرب اور چینی ویاپاریوں کے لیے مہتوپورن ویاپارک کیندر تھے اور ان سنسکرتک پربھاؤ ابھی بھی استھانیہ واستو کلا، بھوجن اور ریتی رواجوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وکلپ اسم کا چینی ویاپاریوں کے ساتھ مہتوپورن سنسکرتک آدھار تھا لیکن عرب ویاپاریوں کے ساتھ نہیں۔ ہریانہ پر عرب یا چینی ویاپاریوں کا کوئی مہتوپورن سنسکرتک پربھاؤ نہیں تھا۔ وکلپ چار، گجرات عرب ویاپاریوں کے لیے ایک پرمکھ ویاپارک کیندر تھا لیکن چینی ویاپاریوں کے لیے نہیں۔ تلنگانہ پر عرب یا چینی ویاپاریوں کا کوئی مہتوپورن سنسکرتک پربھاؤ نہیں تھا۔ عرب ویاپاریوں کا اپنی سمندر ویاپار گتیویدھیوں کے کارن بھارت کے تٹیہ چھیتر وشیش پر کیرل، تمل ناڈو اور گجرات پر مہتوپورن پربھاؤ تھا۔ پراچین ریشم مارگ کے کارن جو چین کو بھارت سے جوڑتا تھا، چینی ویاپاریوں کا بھارت کے پروتر چھیتروں، وشیش روپ سے آسام میں پر مہتوپورن پربھاؤ تھا۔
بھارت کے راشٹرپتی کا چناؤ دیش کے دوارا ہوتا ہے۔ منتری پریشد اور ان کے پرمکھ پاتر ناگرکوں دوارا پرتیکش چناؤ۔ نروچن منڈل دوارا اپریکش چناؤ۔ پنچوں سہت سبھی نرواچت سدسیوں دوارا اپریکش چناؤ۔ بھارت کے راشٹرپتی کا چناؤ دیش کے دوارا ہوتا ہے۔ نروچن منڈل دوارا اپریکش چناؤ۔ نروچن منڈل اپریکش چناؤ غلط ہے، کیونکہ بھارت کے راشٹرپتی کے چناؤ میں منتری پریشد اور ان کے پرمکھوں کی کوئی بھومکا نہیں ہوتی ہے۔ وکلپ دو، بھارت کے راشٹرپتی کا چناؤ ماتر ناگرکوں دوارا پرتیکش چناؤ کے مادھیم سے نہیں کیا جاتا ہے۔ وکلپ تین صحیح اتر ہے، کیونکہ بھارت کے راشٹرپتی کا چناؤ پرتیکش روپ سے نروچن منڈل دوارا کیا جاتا ہے۔ وکلپ چار آنشک روپ سے صحیح ہے، کیونکہ راشٹرپتی کا چناؤ اپریکش روپ سے پنچوں سہت سبھی نرواچت سدسیوں دوارا کیا جاتا ہے، لیکن کیول نروچن منڈل کے مادھیم سے۔ اس لیے صحیح اتر وکلپ تین ہے، نروچن دوارا اپریکش چناؤ۔ بھارت کے راشٹرپتی راجیہ کے پرمکھ اور بھارتی سشستر بلوں کا کمانڈر ان چیف ہیں۔ راشٹرپتی کا کاریہ کال 5 برس کا ہوتا ہے اور اسے ادھکتم 2 کاریہ کال کے لیے پنः نروچت کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے راشٹرپتی کے نروچن منڈل میں سنسد کے دونوں سدنوں اور راجیہ کی ودھان سبھاؤں کے نروچت سدسیہ شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا سنویدھان یہ سنشچت کرتا ہے کہ شاسن کی ویوستھا کیول کچھ وشیشادھیکرت لوگوں کو سملت نہیں کرتی، جو سبھی کے لیے نرنے لے۔ یہاں سرکار کے وبھن استر ہیں، جو سنویدھان سے ہی اپنے ادھیکار پراپت کرتے ہیں۔ یہ بھارتی سنویدھان کے نمنلکھت میں سے کسی وشیشتا کی ویاکھیا کرتا ہے: سنسد شکتیوں کا بنٹوارا، دھرم نرپیکشتا، سنسدیہ شاسن۔ ہمارا سنویدھان یہ سنشچت کرتا ہے کہ شاسن کی ویوستھا کیول کچھ وشیشادھیکرت لوگوں کو سملت نہیں کرتی، جو سبھی کے لیے نرنے لے۔ یہاں سرکار کے وبھن استر ہیں، جو سنویدھان سے ہی اپنے ادھیکار پراپت کرتے ہیں۔ یہ بھارتی سنویدھان کے نمنلکھت میں سے کسی وشیشتا کی ویاکھیا کرتا ہے: سنگھواد ایک شاسن ویوستھا ہے جو ستّا کیندر اور راجیہ سرکاروں کے بیچ وبھاجت ہوتی ہے۔ بھارتی سنویدھان سرکار کی ایک سنگھیہ ویوستھا پردان کرتا ہے، جہاں شکتیاں کیندر سرکار اور راجیہ سرکار کے بیچ وبھاجت ہوتی ہیں۔ سنویدھان سرکار کے پرتیک استر کی شکتیاں اور کاریہ کو بھی نردھارت کرتا ہے، یہ سنشچت کرتے ہوئے کہ سرکار کا کوئی بھی استر بہت شکتیشالی نہ ہو جائے۔ یہ سنشچت کرتا ہے کہ نرنے سرکار کے اچ استر پر کیے جاتے ہیں اور نرنے لینے کی پرکریا میں لوگوں کی حصہ داری ہوتی ہے۔ سنویدھان کیندر اور راجیہ سرکاروں کے بیچ شکتیوں کے وترن کا بھی پراودھان کرتا ہے، جو یہ سنشچت کرتا ہے کہ سرکار کے پرتیک استر کا اپنا پربھاو چھیتر ہے۔ وکلپ دو، کا پرتھککرن: سرکار کے تین شاخیں ودھائیکا، کاریہپالکا اور نیاپالکا کے بیچ شکتیوں کے وبھاجن کو سندربھت کرتا ہے۔ یہ سنشچت کرتا ہے کہ کوئی بھی شاخا پرتیک شکتیشالی نہ ہو جائے۔ وکلپ تین، دھرم نرپیکشتا: دھرم اور راجیہ کا پرتھککرن کرنے سے
सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं करता। संसदीय सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करती है जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। भारतीय संविधान सरकार के संसदीय स्वाधीन का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभवतः भारतीय शहर में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? बाबू की कस्बे के मुख्य बाजार में पक्की दुकान है जिससे उसे साल भर आमदनी होती है। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़े का शोरूम खोलता है। वीना एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभवतः भारतीय शहर में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी पर सो जाता है। प्रवासी मजदूरों को आमतौर पर स्थिति आय की कमी निम्न जीवन यापन की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विकल्प 2 जहाँ राजन दिन के दौरान एक गाड़ी पर अपना सामान बेचता है और रात में उस पर सोता है। एक भारतीय शहर में प्रवासी मजदूरों की स्थिति का सबसे संभावित प्रतिनिधित्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उचित आवास की कमी और सड़कों पर सामान बेचकर जीविकोपार्जन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विकल्प है जहाँ बाबू साहब के मुख्य बाजार में एक पक्की दुकान का मालिक है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता क्योंकि यह एक स्थिर आय और एक व्यवस्थित जीवन का झुकाव देता है। जहाँ जॉय ब्रांडेड कपड़े बेचने के लिए एक नए मॉल में शोरूम शुरू करता है। प्रवासी मजदूरों के लिए यह संभावित स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश और संसाधनों की आवश्यकता होती है। विकल्प 4 जहाँ वीना एक है। वीना का एक अधीनस्थ कॉलोनी में टिंडल के प्रवासी मजदूर की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता क्योंकि यह एक पेशेवर नौकरी और व्यवसाय की स्वामित्व का सुझाव देता है। प्रवासी मजदूर वे लोग हैं जो काम या बेहतर जीवन स्थिति की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह अक्सर कम वेतन वाली नौकरियों जैसे निर्माण, कृषि और घरेलू काम में करते हैं। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था भारत में बड़ी भोग में प्रचलित है। इसमें व्यापार कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला कार्य करते हैं।
ہے۔ دادن ویوستھا کے سندربھ میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے۔ اس میں ویاپاری کچا مال دیتے ہیں اور اس سے تیار مال پراپت کرتے ہیں۔ اس میں بنکر ادھکتر اپنے گھر یا کارخانہ میں کار کرتے ہیں۔ بھارت کے ادھکانش بڑے ادیوگوں میں دادن ویوستھا پرچلت نہیں ہے، غلط ہے کیونکہ یہ غلط ہے۔ دادن ویوستھا ایک پرکار کی ٹھیکیداری ویوستھا ہے جہاں ویاپاری کاریگر کو کچے مال کی آپورتی کرتا ہے جو پھر تیار اتپاد تیار کرتا ہے۔ دادن ویوستھا میں کاریگر زیادہ تر اپنے گھر پر یا کسی کارخانہ میں کام کرتے ہیں۔ دادن ویوستھا کو گھریلو ویوستھا یا کٹیر ادھوگ ویوستھا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ اس ویوستھا میں ویاپاری کاریگر کو کچا مال اپلبدھ کراتا ہے جو پھر تیار اتپاد تیار کرتا ہے۔ کاریگر کو اس کے شرم کے لیے بھگتان کیا جاتا ہے اور ویاپاری تیار اتپاد بیچتا ہے اور لابھ کماتا ہے۔ 17ویں اور 18ویں شتابدی کے دوران یورپ میں دادن ویوستھا پرچلت تھی اور بعد میں انگریزوں دوارا اسے بھارت میں اپنایا گیا۔ ایک ورودھ پردرشن کے دوران پولیس دوارا ہیکٹر پیٹرسن کی ہتیا کی گھٹنا کسی ایتہاسک سنگھرش سے جڑی ہوئی ہے۔ امریکہ میں رنگ بھید کے خلاف سنگھرش، نیپال میں راج تنتر کے خلاف سنگھرش، دکشن افریقہ میں رنگ بھید نیتی کے خلاف سنگھرش اور الجیریا میں اپنیویش واد کے خلاف سنگھرش ایک ورودھ پردرشن کے دوران پولیس دوارا ہیکٹر پیٹرسن کی ہتیا کی گھٹنا کس ایتہاسک سنگھرش سے جڑی ہوئی ہے؟ دکشن امریکہ میں رنگ بھید نیتی کے خلاف سنگھرش۔ دکشن افریقہ میں رنگ بھید کے خلاف سنگھرش۔ ہیکٹر پیٹرسن ایک 13 برسیہ لڑکا تھا جس نے 16 جون 1976 کو سوویتو ودروہ کے دوران دکشن افریقی پولیس کو گولی مار کر ہتیا کر دی تھی۔ یہ ورودھ کالے دکشن افریقہ کی مول بھاشاؤں کے بجائے اتپیڑکوں کے بھاشا افریقی بھاشا میں شکشا لاگو کرنے کی رنگ بھید سرکار کی نیتی کے خلاف تھا۔ سوویتو ودروہ دکشن افریقہ میں رنگ بھید کے خلاف سنگھرش میں ایک مہتوپورن موڑ تھا۔ اس نے نسل وادی شاسن کے خلاف ورودھ اور پرتیرودھ کی لہر پھیلا دی اور کالے دکشن افریقی لوگوں کی دردشا پر انترراشٹریہ دھیان آکرشت کیا۔ رنگ بھید کے خلاف سنگھرش کئی دشکوں تک چلنے والا ایک لمبا اور کٹھن سنگھرش تھا۔ اس میں وبھن رننیتیاں شامل تھیں جیسے اہنسا، ورودھ، سوینے اوگیا اور شاستریہ پرتیرودھ۔ اس نیتاؤں نیلسن منڈیلا، ڈیسمنڈ ٹوٹو اور اسٹیوی بائکو جیسے رنگ بھید ورودھی قیادتوں نے لیا۔ رنگ بھید کے خلاف سنگھرش آتا دکشن افریقہ کے نسل وادی شاسن کو ختم کرنے اور ایک لوکتانترک سرکار ثابت کرنے میں سفل رہا۔ نیلسن منڈیلا جی کو اپنی سکریتا کے لیے 27 سال جیل میں
बताए 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहला श्वेत राष्ट्र बने। कलवे अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष 1950 और 1960 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन के संदर्भ करता है। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे कार्यकर्ता ने किया था। इसका उद्देश्य काले अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय अलगाव और भेद को समाप्त करना था। विकल्प जो नेपाल के राजशाही के खिलाफ संघर्ष है 1946 से 2006 के बीच हुई नेपाली गृहयुद्ध के संदर्भ करता है। यह युद्ध नेपाल सरकार और माओवादी विद्रोहियों के बीच लड़ा गया था, जो राजशाही को उखाड़ फेंकना और एक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करना चाहते थे। निकोलस जो अल्जीरिया में उपनिवेशीकरण के खिलाफ संघर्ष है। अल्जीरिया के संघर्ष संगठन को संदर्भित करता है जो 1954 और 1962 के बीच हुआ था। यह युद्ध अल्जीरियाई नेशनल लिबरेशन फ्रंट और फ्रांसीसी औपनिवेशिक सरकार के बीच लड़ा गया था और इसका उद्देश्य अल्जीरिया में फ्रांसीसी शासन के समाप्त करना था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हुए लिंग समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों को विवाह के बाद एक भी प्रतिकूल नाम रखने का अधिकार देता है। बेटियों को पिता के दिलाता है। यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। यह केवल गैर विवाहित बेटियों को पिता की जमीन पर अधिकार मानता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लिंग समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सही उत्तर विकल्प 2 है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 अपने पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार मानता है। संशोधन से पहले केवल पुरुष उत्तराधिकारियों को ही पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार था। इसका मतलब यह था कि बेटियों को अपने पिता से संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती थी, जो लैंगिक समानता में एक बड़ी बाधा थी। संशोधन में बेटियों को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने का बेटों के समान अधिकार देकर इसे बदल दिया। यह स्व-अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति दोनों पर लागू होता है। संशोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बेटियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान साझेदारी अधिकार है, जिसका अर्थ है कि अब उन्हें अपने भाइयों के साथ एक या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाती है। यह भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने संपत्ति में बेटियों का समान अधिकारों को मान्यता दी थी। इससे कुछ भेदभाव और असमानता को दूर करने में भी मदद मिल सकती है।
جس کا مہیلا کو اتیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ ادھیکار کی شادی کے بعد بیٹی کو اپنے پتا کا اپنام برقرار رکھنے کے ادھیکار کے بارے میں وشیش روپ سے کچھ الیکھ نہیں کیا گیا۔ وکلپ 3 غلط ہے کیونکہ یہ ادھینیم سب سے بڑے بچے کو پتا کو اترادھیکاریوں کے روپ میں پراتھمکتا نہیں دیتا ہے، اس کے بجائے یہ سبھی بچوں کو سمان ادھیکار دیتا ہے۔ یہ ادھینیم وواہ اور اوواہت بیٹیوں کے بیچ انتر نہیں کرتا ہے، دونوں کو اپنے پتا سے سمپتی پراپت کرنے کا ادھیکار ہے۔ بھارتیہ کے دن کو کرنے کے لیے گنتنتر دیوس مناتے ہیں۔ بھارت کے پہلے عام چناؤ بھارت کے گنتنترتا سنویدھان کے لاگو ہونے، سنویدھان کو لیکن پورا ہونے، بھارتیہ کے لیے بھارتیہ کے دنوں کو یاد کرنے کے لیے گنتنتر دیوس مناتے ہیں۔ سنویدھان کے لاگو ہونے بھارت میں گنتنتر دیوس سنویدھان کے لاگو ہونے پر اپلکش میں ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ بھارت کا سنویدھان 26 جنوری 1950 بھارت سرکار ادھینیم 1935 کے آستھا پر لاگو ہوا۔ بھارت میں گنتنتر دیوس سماروہ میں نئی دہلی کے راج پتھ پر ایک بھویہ پریڈ شامل ہوتی ہے۔ پریڈ دیش کی سنسکرتی وودھتا، سینیہ طاقت اور تکنیکی پرگتی کا پردرشن کرتی ہے۔ گنتنتر دیوس پر انیہ مہتوپورن گھٹناؤں میں راشٹریہ دھوج پھہرانا، راشٹریہ گان گانا اور مٹھائیاں بانٹنا شامل ہے۔ وکلپ بھارت کا پہلا عام چناؤ 1951 میں ہوا تھا، جس کا گنتنتر دیوس منانے سے کوئی سبندھ نہیں ہے۔ وکلپ 2 بھارت کو آزادی 15 اگست 1947 کو ملی تھی، جو گنتنتر دیوس منانے کے پیچھے کا کارن نہیں ہے۔ وکلپ سنویدھان کا لیکن 26 نومبر 1949 کو پورا ہوا تھا، جو مہتوپورن گھٹنا ہے، لیکن گنتنتر دیوس منانے کے پیچھے کا کارن نہیں ہے۔ رامیا ایک بیکری میں سہیوگی کرمی کے روپ میں کام کرتی ہے۔ اسے اس کے مالک کا مہنگا موبائل فون چرانے کے جھوٹے آروپ میں ابھیوکت بنایا جاتا ہے۔ وہ اپنی خراب آرتھک استھتی کے چلتے اپنا بچاؤ کے لیے وکیل نہیں کر پاتی ہے۔ اس کے کیس کا پرتیندھتو کرنے کے لیے بھارتی سنویدھان کے کس انوچھید کے انوسار راجیہ دوارا وکیل دیا جائے گا؟ انوچھید 38، انوچھید 39A، انوچھید 40، انوچھید 21۔ رامیا ایک بیکری میں سہیوگی کرمی کے روپ میں کام کرتی ہے۔ اسے اس کے مالک کا مہنگا موبائل فون چرانے کے جھوٹے آروپ میں ابھیوکت بنایا جاتا ہے، پرنتو وہ اپنی خراب آرتھک استھتی کے چلتے اپنے بچاؤ کے لیے وکیل نہیں کر پاتی ہے۔ اس کے کیس کا پرتیندھتو کرنے کے لیے بھارتی سنویدھان کے کس انوچھید کے انوسار راجیہ دوارا وکیل دیا جائے گا؟ انوچھید 39A، انوچھید 39A۔ رامیا کو بھارتی سنویدھان کے انوچھید 39A کے تحت ان کے مالک کا پرتیندھتو کرنے کے لیے راجیہ دوارا ایک وکیل پردان کیا جائے گا، جو راجیہ کے
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद ए में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए मुक्त कानून सहायता प्रदान करेगा कि आर्थिक या अन्य विकलांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि न्याय तक पहुँच उन लोगों तक सीमित न हो जो इसे वहन कर सकते हैं, और जो लोग आर्थिक रूप से वंचित हैं उन्हें भी कानूनी प्रतिनिधित्व तक समान पहुँच प्राप्त है। अतः संशोधन विकल्प 2 है। अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और अदालतों द्वारा इसकी व्याख्या ऐसे आरोपी व्यक्ति के लिए कानूनी सहायता के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है जो वकील का खर्च वहन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है और कहता है कि राज्य और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है और कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों का अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अभिकथन और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अभिकथन ए और आर कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और दोनों सही व्याख्या करते हैं। विकल्प ए सही है क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि भारत के सभी अदालतें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही पदानुक्रम के तहत काम करती है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि निचली अदालतों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का पालन करना होता है। यह प्रणाली देश भर की अदालतों द्वारा पारित निर्णय की स्थिति पर एकारूप सुनिश्चित करती है क्योंकि अदालत का गलत है क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सही है और तर्क अभिव्यक्ति करता है क्योंकि निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए। तवा मत्स्य संघर्ष
संगठन का गठन तावा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तावा मत्स्य संघर्ष का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तावा मत्स्य संघर्ष मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित कथनों ABC को पढ़िए, सही विकल्प कीजिए। तावा मत्स्य संघर्ष का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तावा मत्स्य संघर्ष मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। BC सही है। नोट आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार सही उत्तर केवल B और C है, लेकिन तावा मत्स्य संघर्ष का गठन तावा बांध के निर्माण के जवाब में किया गया था, जिसका मछुआरों की आजीविका को खतरा था, जो अपनी आजीविका के लिए नदी पर निर्भर थे। तावा मत्स्य संघर्ष का गठन जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियाँ पकड़ने के लिए को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तावा मत्स्य संघर्ष ने मछुआरों को जंगलों की मरम्मत और नए जाल खरीदने के लिए ऋण देने की शुरू कर दिया। तावा मत्स्य संघर्ष मध्य प्रदेश के बैतूल और होशंगाबाद जिले में मछुआरों और अन्य नवासियों समुदायों द्वारा गठित एक संगठन है। तावा बांध मध्य प्रदेश के तावा नदी पर निर्मित एक जल विद्युत परियोजना है। तावा मत्स्य संघ का गठन तावा बांध के निर्माण के जवाब में किया गया था, जिससे मछुआरों की आजीविका को खतरा पैदा हो गया था, जो अपनी आजीविका के लिए नदी पर निर्भर थे। संगठन स्थानीय समुदायों को मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने में सफल रहा। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाश होती है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषाएं सांस्कृतिक से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाश होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषा संस्कृति से बिल्कुल अलग है और संभव उतनी ही पुरानी है। यहाँ तथा भी दोनों सही है। संथाली भाषा का पत्रिकाओं और इंटरनेट संसाधनों सहित प्रकाशनों का एक महत्वपूर्ण समूह है, जो एक समृद्ध साहित्य और डिजिटल संस्कृति का संकेत देता है। जनजातीय भाषाएं वास्तव में संस्कृत और अन्य मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं से भिन्न हैं और दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसलिए दोनों कथन A और B गलत हैं। संथाली संथाल लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। यह भाषा बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी
بولی جاتی ہے۔ اس کی اپنی لپی ہے اور اسے بھارتیہ راجیہ جھارکھنڈ کی آدھیکارک بھاشاؤں میں سے ایک کے روپ میں مانیتا پراپت ہے۔ نمنلکھت استمبھوں کا ملان کیجیے۔ سماجک وگیان ادھینیم کے تحت ویوہار وادی، رچنا وادی، بہوویشت اپکرن، آنترک اپکرن، سمکالین گیان میں سہایتا کرنا، سیمت کوشل اور تتووں کا سنچے وشے ہمیشہ سوتنتر ہوتا ہے۔ ادھگم کرتا کیندرت کو پراسنگک ہے۔ ویوہار وادی سیمت کوشل اور تتو کا سنچالن ویوہار وادی دو سیمت کوشل اور تتو کا سنچالن، رچنا واد ادھگم کرتا کیندرت اور پراسنگک ہے۔ اسی بہووشے اپاگم وشے ہمیشہ سوتنتر ہوتا ہے۔ انتر وشے اپاگم سمکالین گیان میں سہایتا کرنا۔ ویوہار وادی یا اپاگم کوشل اور تتووں کو سیمت سموچوں کو سنچے سے سمیلت ہے، جو اس وچار کے ساتھ سنریکھت ہوتا ہے کہ ویوہار وادی درشٹیکون میں اکثر وششٹ کوشل اور تتھیاتمک گیان کا سنچے شامل ہوتا ہے۔ رچنا وادی یا اپاگم ادھگم کرتا کیندرت اور پراسنگک وشے سمیلت ہے، جو وادی درشٹیکون کو شکشارتھی کیندرت اور پراسنگک روپ میں پراسنگک پرکرتی کو درشاتا ہے۔ بہووشے یا اپاگم وشے ہمیشہ سوتنتر ہوتا ہے سے سمیلت ہے، جو درشاتا ہے کہ بہووشے کو اپاگم میں مہتوپورن ایکیکرن کے بنا وبھن وشیوں کا سوتنتر روپ سے ادھین کیا جاتا ہے۔ انتر وشیک اپاگم یا اپاگم سمکالت گیان میں سہایتا کرنا سے سمیلت ہے، جو اس بات پر پرکاش ڈالتا ہے کہ انتر وشیک اپاگم کا ادیشیہ وبھن وشیوں سے گیان کو ایکیکرت کرنا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سا شبد اتہاس میں پورا استھل کی صحیح ویاکھیا پرستت کرتا ہے؟ وہ استھان جہاں پتھر کے اوزار کا نرمان کیا جاتا ہے، وہ استھان جہاں اوزار، برتن اور عمارتیں جیسی وستوؤں کے اوشیش ملتے ہیں، وہ استھان جہاں آکھیڑک سنگراہک رہتے ہیں، وہ استھان جہاں پراچین انجینئرنگ کے اوشیش ملتے ہیں۔ نمنلکھت میں سے کون سا شبد اتہاس میں پورا استھل کی صحیح ویاکھیا پرستت کرتا ہے؟ وہ استھان جہاں اوزار، برتن اور عمارتوں جیسی وستوؤں کے اوشیش ملتے ہیں۔ اتہاس میں پورا استھل شبد کی صحیح ویاکھیا یہ استھان ہے جہاں اوزار، برتن اور عمارتیں جیسی وستوؤں کے اوشیش ملتے ہیں۔ اس ساچھ میں اوزار، برتن، عمارتیں اور انیہ کلاکرتیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ پورا استھل کہیں بھی استھت ہو سکتی ہے۔ ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین سے لے کر سمندر کی تلے تک وہ بڑے یا چھوٹے ہو سکتے ہیں، اور وہ اچھی طرح سے سنرچت یا بھاری چھتی گرست ہو سکتے ہیں۔ پراتتویہ اتیت میں رہنے والے لوگوں کے لیے کے بارے میں جاننے کی
स्थलों का अध्ययन करते हैं। वे कलाकृति और अन्य सबूतों को पुनर्प्राप्त करने के लिए पुरास्थलों की सावधानीपूर्वक खुदाई करते हैं। फिर वे पुरास्थल के इतिहास, वहाँ रहने वालों और उनकी संस्कृति के बारे में जानने के लिए इस साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं। पुरास्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें अतीत से एक ठोस संबंध प्रदान करती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, काम करते थे और खेलते थे। वे हमें उन घटनाओं के बारे में जानने में भी मदद करते हैं जिन्हें हमारे दुनिया को आकार दिया। ऐतिहासिक स्थलों से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पोम्पेई का प्राचीन शहर जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट से दब गया था। चिचेन इट्जा के माया खंडहर जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनाए गए थे। चीन की महान दीवार जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर सदियों से अवधि में हुआ था। रोम के कोलोसियम जिसका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। भारत में ताजमहल जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यह दुनिया भर में मौजूद कई ऐतिहासिक स्थलों में कुछ उदाहरण हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए पुरास्थल एक मूल्यवान संस्थान है और वे हमें अपने पूर्वजों से जोड़ने में मदद करती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को 7 अल्पसंख्यक समुदायों को जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अतीत उपयुक्त शिक्षा रणनीति होगी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट, अल्पसंख्यकों को रोजगार पर NSC डाटा, एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों के दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों के दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण छात्रों के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन के अनुभवों पर चर्चा करने के लिए एक उपयुक्त शिक्षण रणनीति है। यह दृष्टिकोण समुदायों के जीवन के तरीके, परंपराओं, सांस्कृतिक चुनौतियों और योगदानों की व्यापक खोज की अनुमति देता है। इस तरह की प्रस्तुति के माध्यम से छात्र अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सहानुभूति, समझ और जागरूकता के बढ़ावा दे सकते हैं। प्रस्तुतिकरण दृष्टिकोण छात्रों को अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के वास्तविक जीवन के अनुभवों, दृष्टिकोण और कहानियों से जुड़ने, उनकी समझ को बढ़ाने और सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। प्रारंभिक
शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं और अच्छा नीति पर लेख है, मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव को वृत्तांत है, प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं? बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों को वृत्तांत है। बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत है का उपयोग करना प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति बी.आर. अम्बेडकर की एक शक्तिशाली और प्रासंगिक कहानी है जो युवा शिक्षार्थियों को संलग्न कर सकती है और उन्हें अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भ में जाति आधारित भेदभाव की अवधारणा को समझने में मदद कर सकती है। उनकी कथा व्यक्तियों को उनकी जाति के कारण समान की जाने वाली चुनौतियों और अन्याय के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, जिससे युवा छात्रों के लिए मुद्दे के महत्व को समझना आसान हो जाता है। यह सामाजिक समानता, मानवाधिकारों के महत्व और भेदभाव को संबोधित करने में हतोत्साहित संघ को प्रयासों पर चर्चा करने के अवसर के रूप में भी काम कर सकता है। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश के उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तुलनात्मक समय रेखा आलेख, प्रगतिशील समरेखा दंड आलेख। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विषय को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? प्रगतिशील प्रगतिशील समय रेखा घटनाओं का कालानुक्रमिक प्रतिनिधित्व है जो समय के साथ ऐतिहासिक विकास के अनुक्रम और प्रगति को दर्शाता है। यह छात्रों को क्रमिक और प्रासंगिक तरीके से मौर्य साम्राज्य के उदय की कल्पना करने की अनुमति देता है। यह शिक्षण सहायता छात्रों के उन प्रमुख घटनाओं, शासकों और महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को समझने में मदद कर सकती है जिनके कारण मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विकास हुआ। एक प्रगतिशील समरेखा और का उपयोग करके इतिहास से चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और अशोक महान के प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए मौर्य साम्राज्य कैसे उभरा इसका एक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत कर सकता है। यह दृश्य प्रतिनिधित्व छात्रों के लिए ऐतिहासिक प्रगति और विभिन्न घटनाओं के बीच संबंध को समझना आसान बना सकते हैं।
विविधता के बारे में पढ़ने के लिए विस्तृत प्रासंगिक और शिक्षण इसका प्रयोग देश के लिए करता है। एक अनजानी भौगोलिक स्थिति में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को मनोरंजन अन्य अपने जीवन के कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, व्याख्यान विधि की एक रास्ते को भंग करना, विविधता के बारे में पढ़ने के लिए विस्तृत प्रासंगिक है। अगर शिक्षक इसका प्रयोग देश के लिए करता है, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने में विस्तृत का मूल्यांकन शिक्षण उपकरण हो सकते हैं। जब छात्रों को विभिन्न भौगोलिक स्थानों में जीवन के विविध तरीकों, संस्कृतियों के अनुभवों की अंतर्दृष्टि प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है, अपरिचित क्षेत्र में के वास्तविक जीवन परिदृश्यों और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रदर्शन करके छात्र विविधता की गहन समझ विकसित कर सकते हैं और दुनिया पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को विभिन्न जीवन शैली, परंपराओं, भाषा और रीति रिवाजों से परिचित कराने के लिए चित्रों का उपयोग सहानुभूति, सांस्कृतिक जागरूकता और वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह छात्रों को मानव विविधता की समृद्धि की सराहना करने की और विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विविधता के बारे में पढ़ने के लिए प्रासंगिक है अगर शिक्षक इस प्रयोग का अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। एक सातवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि को क्या फायदे हैं? विषय के बारे में प्रत्येक जानकारी जुटाना, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। एक सातवीं कक्षा की समाज ज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि को क्या फायदे हैं? विषय के बारे में प्रत्येक जानकारी जुटाना, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, स्कूली जीवन के सामुदायिक जीवन के संपर्क स्थापित करना। विषय के बारे में प्रत्येक जानकारी जुटाना, ग्राम पंचायत का दौरा, छात्रों की स्थानीय सरकारी इकाइयों को कामकाज और गतिविधियों से सीधा संपर्क प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव, वर्णनीय जानकारी और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो पाठ्य पुस्तकों को सीखे जा सकने वाली बातों से कहीं आगे जाती है। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, यह दौरा विषय से संबंधित व्यावहारिक वास्तविक दुनिया के उदाहरण और अनुभव प्रदान करके कक्षा में सीखने को पूरक बनाता है।
اسکولی جیون کا سمودائک جیون سے سمپرک استھاپت کرنا، گرام پنچایت کا دورہ کرنے سے چھاتروں کے وبھن گھٹناؤں، گتیویدھیوں اور وکاس کے دوران دیکھنے، انترکریا کرنے اور ریکارڈ کرنے کا اوسر ملتا ہے۔ اس سے نوٹس لینا، پرشن پوچھنا اور جانکاری اکٹھا کرنا شامل ہو سکتا ہے، جو استھانیہ سرکار اور سمودائک معاملوں کی ان کی سمجھ میں یوگدان دیتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی شکشن ودھی جینڈر سمویدھیکرن کو بڑھانے کے لیے سرکشن ہے؟ پریچرچا، پردرشن، ویاکھیان، پرشن ودھی ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی شکشن ودھی جینڈر سمویدھیکرن کو بڑھانے کے لیے سرووتم ہے؟ پریچرچا۔ جینڈر سمویدھیکرن میں جاگروکتا بڑھانا اور لنگ بھومکاؤں، روڑیوادتا، سمانتا اور سمبندھت سماجک مدّے کی گہن سمجھ کو بڑھاوا دینا شامل ہے۔ چرچا آدھارت شکشن رننیتی چھاتروں کو سکریہ روپ سے سنواد میں شامل ہونے، اپنے درشٹی کون ساجھا کرنے اور لنگ سے سمبندھت اوردھارناؤں کو گہن روپ سے وشلیشن کرنے کی انومتی دیتی ہے۔ چرچاؤں کے مادھیم سے چھاتر وبھن درشٹیکوణوں کا پتہ لگا سکتے ہیں، روڑیوادتا کو چنوتی دے سکتے ہیں اور لنگ ماپدنڈ اور پوروگرہوں سے سماجک پربھاؤ پر وچار کر سکتے ہیں۔ چرچا چھاتروں کو اپنے وچار ویکت کرنے، پرشن پوچھنے اور ایک دوسرے کے انوبھووں سے سیکھنے کے لیے ایک منچ پردان کرتی ہے۔ یہ آلوچناتمک سوچ، سہانبھوتی اور کھلے دماغ کو پروتساہت کرتا ہے۔ لینگک مدّے سے جڑی جٹلتاؤں کی گہری سمجھ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی رننیتی ودیارتھیوں میں آلوچناتمک سوچ کو پروتساہت کرنے میں سب سے اپیکت ہے؟ ودیارتھیوں کو سبھی سوچناؤں کو ستیہ سمجھ کر سویکار کرنا، ودیارتھیوں کو ادھیاپک کے سارے متوں کو سویکار کرنا، ودیارتھیوں کے پکشپات کرنے میں مدد کرنا، ودیارتھیوں کو پرستھتی سے ایک نظریے کو دیکھنا سکھانا۔ نمن میں سے کون سی رننیتی ودیارتھیوں میں آلوچناتمک سوچ کو پروتساہت کرنے میں سب سے اپیکت ہے؟ ودیارتھیوں کو پکشپات پہچاننے میں مدد کرنا۔ آلوچناتمک سوچ میں پوروگرہ اور دھارناؤں سے اوگت رہتے ہوئے کئی درشٹیکوణوں سے جانکاری، وچاروں، ترکوں کا وشلیشن اور مولیانکن کرنا شامل ہے۔ پوروگرہوں کو پہچاننے، چھاتروں کی سہایتا کر کے انہیں آلوچناتمک اور پرشن واچک مانسکتا کے ساتھ جانکاری اور درشٹیکوණ کو اپنانے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں۔ یہ رننیتی چھاتروں کے وبھن سروسوں اور وچاروں سے سمبھاوت پربھاؤں اور سیماؤں پر وچار کرنے کے لیے پریرت کرتی ہے، جس سے گہن اور ادھک اچھی طرح سے سمجھ وکست ہوتی ہے۔ اس پرکار چھاتروں میں آلوچناتمک سوچ کو بڑھاوا دینے کے لیے ودیارتھیوں کو پکشپات، پوروگرہ پہچاننے میں مدد کرنا چاہیے۔
निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों के प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्य या विचारों को प्रस्तुत करने की सक्षम को विकसित करती है। वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र कार्य, परियोजना कार्य। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों को प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करता है? वाद विवाद। वाद विवाद शिक्षण की एक संरचित और औपचारिक पद्धति है जिसमें किसी विशेष विषय पर तर्क प्रस्तुत करना और उसका बचाव करना शामिल है। वाद विवाद के माध्यम से शिक्षार्थियों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तावित करने, तथ्य और साक्ष्य के साथ अपने तर्क का समर्थन करने, विरोधी दृष्टिकोण को प्रतिवाद करने और अपने मामलों को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यह विधि आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान कौशल, प्रभावी संचार और किसी मुद्दे के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण और प्रस्तुत करने की क्षमता को बढ़ावा देती है। वाद विवाद शिक्षार्थियों को प्रेरक बोलने और सुनने के कौशल विकसित करने, कई दृष्टिकोण के बारे में गहन रूप से सोचने और अपने विचारों को स्पष्ट और तार्किक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को बौद्धिक प्रवचन में संलग्न होने, उनकी संचार क्षमताओं को परिष्कृत करने और जटिल विषय की उनकी समझ को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक अपने कक्षा शैलियों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करता है। पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलियों की विशेषताओं को पढ़ने एवं समझना, विद्यार्थियों को उनके आस पास जाने वाली शैलियों को इकट्ठा करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार की शैलियों को लाना तथा इसका प्रयोग इन शैलियों के विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा शैलियों की विशेषताओं और विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? विभिन्न प्रकार की शैलियों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलियों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को मूर्त सामग्री शैलियों से जोड़ना और व्यावहारिक अन्वेषण को प्रोत्साहित करना एक अत्यधिक प्रभावी उपागम है। विभिन्न प्रकार की शैलियों को लाकर और छात्रों को उन्हें देखने
छूने और जांचने की अनुमति देकर शिक्षण एक मूर्त और आकर्षक अधिगम का अनुभव बनाता है। छात्र प्रत्येक प्रकार की शैलियों की विशेषताओं और गुणों जैसे रंग संरचनाएं, कठोरता और खनिज संरचनाओं को दृष्टिगत रूप से पहचान सकते हैं। यहाँ गतिविधि सक्रिय अधिगम, संवेदी चुनाव और आलोचनात्मक अवलोकन कौशल को बढ़ावा देती है। छात्र चट्टानों की तुलना और अंतर कर सकते हैं, उनके निष्कर्ष पर चर्चा कर सकते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्रत्येक प्रकार की शैलियों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। भारत की तटीय स्तर रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। भारत के तटीय स्तर को पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में राजस्थान एक भूमि से घिरा राज्य है जहाँ कोई समुद्री तट नहीं है, इसलिए राजस्थान में छात्रों को तटीय स्थल भू आकृतियों से प्रत्यक्ष अनुभव या परिचय सीमित हो सकता है। तटीय स्थलों पर चर्चा करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक प्रासंगिक और संबंधित संदर्भों का निर्माण कर सकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए शिक्षक को छात्रों के तटीय स्थल की कल्पना करने और समझने में मदद करने के लिए रचनात्मक रणनीतियों को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। इसमें दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो, सतत अनुकरण कौशल, अध्ययन और अंतःक्रिया गतिविधियों का उपयोग शामिल हो सकता है, जो तटीय स्थलों की आवश्यकता को जीवन में लाते हैं और इसे राजस्थान में छात्रों के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छी प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दावा। ये बाधाएं सामूहिक रूप से सामाजिक विज्ञान की गुणवत्ता और अच्छी तरह से विकसित और संलग्न शिक्षार्थियों के विकास को प्रभावित करती हैं। विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रदर्शन पारंपरिक शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं को जो रटकर याद करने, पाठ्य पुस्तक केंद्रित आधारित और केंद्र शिक्षण केंद्रित उपागमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक कौशल और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं की गहन समझ के विकास में बाधा बन सकती है।
अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दावा उच्च स्तरीय परीक्षाओं और उच्च अंक प्राप्त करने का पर जोर देने से वास्तविक समझ है, आलोचनात्मक चिंतन और ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के बजाय जानकारी को याद रखने और दोबारा जमा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए किन स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है? सुलेमान सेलूर जेल के अधिकारियों, दस्तावेज, प्रपत्र, शैल चित्र, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के साक्ष्य भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए किन स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है? सेलूलर जेल के अधिकारित दस्तावेज और पत्र। सेलूलर जेल को आधिकारिक दस्तावेज और पत्र का उपयोग करके छात्रों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रत्यक्ष विवरण और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदान किए जा सकते हैं। यह दस्तावेज आंदोलन के दौरान जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, संघर्ष और बलिदान के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह छात्रों को उन व्यक्तियों की वास्तविक जीवन की कहानियों और अनुभवों से जुड़ने की अनुमति देता है, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार इस निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के साक्ष्य भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र जैसे स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत ज्ञान को निर्माण में संलग्न करना। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। परियोजना विधि में छात्रों को सभी व्यवहारिक अधिगम के अनुभवों में शामिल किया जाता है, जहां वे वास्तविक दुनिया के मुद्दों की जांच करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक स्थितियों में लागू करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में परियोजना विधि का उपयोग करने से छात्रों को सामाजिक समस्याओं में गहराई से जानने, अनुसंधान करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने और समाधान विकसित करने की अनुमति मिलती है। और यह उपागम आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान कौशल, सहयोग और सामाजिक मुद्दे और उनकी जटिलताओं की गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह निकाला गया है कि सामाजिक विज्ञान
कक्षा में परियोजना विधि का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? स्मरण, संज्ञानात्मक प्रक्रिया चिंतन, समझने और अधिगम में शामिल मानसिक गतिविधियों को संदर्भित करती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आकलन करते हैं। प्रश्न छात्रों से उस जानकारी को याद रखने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है जो उन्होंने पहले भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में सीखा है। स्मरण में व्यापक विश्लेषण या व्याख्यान के बिना विस्तृत के तत्व जानकारी प्राप्त करना शामिल है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्य विशेषताओं का मुख्यतः या गहन में विश्लेषण किए बिना उन्हें सूचीबद्ध करें या उनका वर्णन करें। उदाहरण के लिए, यदि कई छात्र संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणतंत्र जैसे बिंदुओं के साथ उत्तर देता है तो वे गहन स्पष्टीकरण या विश्लेषण प्रदान किए बिना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को सटीक रूप से याद करना प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार निष्कर्ष निम्न में से कौन कार्यान्वित समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? वाद विवाद से सेमिनार, स्वतंत्र परीक्षा, कक्षा में चर्चा। निम्न में से कौन सा कार्यान्वित समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? स्वतंत्र परीक्षा समूह आकलन में समूहों के भीतर छात्रों के सहयोगात्मक प्रयासों, योगदान और अंतःक्रियाओं का आकलन करना शामिल है। समूह आकलन दल कार्य, संचार, स्मरण, सावधान, एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की सक्षम जैसे कौशल का आकलन करने पर केंद्रित है। वाद विवाद, सेमिनार, प्रस्तुति और कक्षा चर्चा दोनों ऐसी गतिविधियां हैं जिसका उपयोग समूह आकलन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इनमें छात्रों को एक साथ काम करने, विचार साझा करने का समर्थन, अंतिम क्रिया में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र परीक्षा आमतौर पर एक व्यक्तिगत मूल्यांकन पद्धति जहाँ छात्रों को विषय वस्तु को समझ कर व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जाता है। हालांकि यह सामग्री के बारे में उनके ज्ञान का समझ का कर सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर समूह व्यवस्था में सहयोग करने का काम करने की उनकी क्षमता का आकलन नहीं करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया स्वतंत्र परीक्षा समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? वह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता
पूर्ति करता है। मूल्यांकन रणनीतियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समकालित है। यह विद्यार्थियों को सार्वजनिक अंकन को सुनिश्चित करता है। अध्यापकों का स्मरण प्रस्तुति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? यह विद्यार्थियों के व्यवहार को केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीधे एक शैक्षणिक उपागम है जो सिर्फ संज्ञानात्मक पहलुओं से परे है और इसमें छात्रों के समग्र विकास का आकलन शामिल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगम के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगति पक्ष के ध्यान में रखता है। इसका उद्देश्य न केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन बल्कि उनके सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का भी आकलन करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के प्रगति और क्षमताओं का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ विभिन्न मूल्यांकन रणनीतियों को एकीकृत करता है। यह एक सार्वजनिक आकलन सुनिश्चित करता है और इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक अधिगम के प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए छात्रों और शिक्षकों दोनों को समान का प्रतिक्रिया प्रदान करना। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापक कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। वह किस तरह का आकलन कर रही है? पूर्व अवधारणा का आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। वह किस तरह का आकलन कर रही है? पूर्व अवधारणा का आकलन। पूर्व अवधारणा के आकलन से तात्पर्य किसी नई अवधारणा या विषय को प्रस्तुत करने से पहले छात्रों के मौजूदा ज्ञान, विज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना है। लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न पूछकर शिक्षक छात्रों की विषय की पूर्ति वैचारिक समझ का आकलन कर रहे हैं। यह आकलन शिक्षक को यह पता लगाने में मदद करता है कि छात्र लोकतंत्र के बारे में पहले से क्या जानते हैं या क्या जानते हैं जो निर्देश का मार्गदर्शन कर सकता है और समझ में किसी भी गलत धारणा या अंतराल को संबोधित कर सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर पूर्व अवधारणा का आकलन है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित विद्यार्थियों से प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला, विद्यार्थियों को एक लंबी समय अवधि के काम का संचय। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए।
उद्देश्य पूर्ण और व्यवस्थित है। विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला, विद्यार्थियों के एक लंबी समय अवधि को कम काम का संचय ABC। एक पोर्टफोलियो एक छात्र के काम, उपलब्धियों और प्रतिबिंबों का एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित संग्रह है जो समय की अवधि में उनके अधिगम, वृद्धि और विकास का प्रदान करता है। उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित एक अच्छी तरह से संरचित किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसका एक स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य है। समय के साथ की बुद्धि, उपलब्धियां और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए इसे संरचित और सुसंगत तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। छात्र के प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करें। एक पोर्टफोलियो को एक छात्र द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रदत्त कार्य और गतिविधियों और परियोजनाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसे छात्र के कौशल, क्षमताओं और उपलब्धियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। लंबी समय अवधि में एक छात्र को काम का संचयन। एक पोर्टफोलियो का अर्थ एक विस्तृत अवधि में छात्र के काम को जमा करना और प्रदर्शित करना है, जो समय के साथ उनके विकास और अधिगम की मात्रा को उजागर करता है। इस प्रकार इसका निकाला गया है सही उत्तर।